नमस्कार, मैं पीसी तिवारी आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेला में स्वागत करता हूं। जो श्रृंखला अभी चल रही है, उसी श्रृंखला का एक भाग जो है वो एप्टीट्यूड और रीजनिंग है और मैं आपको रीजनिंग से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो कराऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह के संभावित प्रश्न जो है वो पेपर्स में हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि रीजनिंग के सिलेबस में ओवरऑल में क्या-क्या चीजें हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रीजनिंग जो है रीजनिंग के सिलेबस में ओवरऑल में देखेंगे तो 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका जीएमए सेक्शन है। इस जीएमए सेक्शन में जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता कहते हैं इसको। सेकंड जो सेक्शन है वो आपका एआर का है, जिसको हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं, और थर्ड जो सेक्शन है वो एलआर का है। और भी इसके साथ साथ जो है वो आपको सेक्शंस मिलेंगे। बट ओवरऑल में जो हमारी क्लासेस हैं या फिर जो हम लोग इस एमसीक्यू पैटर्न में जो प्रिपरेशन को देखने वाले हैं, उसमें हम लोग इस 3 सेक्शन में ही प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, बाकी जो सेक्शंस है उसको इसमें इंक्लूड करेंगे। मेजर पोर्शन जो रीजनिंग का है, उस मेजर पोर्शन रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन जीएमए से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो किससे पूछे जाते हैं? जीएमए से पूछे जाते हैं। उसके जस्ट बाद जो है वो आपके पास एआर का सेक्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। और जस्ट उसके बाद आता है एलआर का सेक्शन, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। ओवरऑल में बात करेंगे तो ये टोटल 3 रीजन्स हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि रीजनिंग जो आपका पेपर नंबर 2 का हिस्सा है, पेपर नंबर 2 के हिस्से में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग के हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। मिनिमम 30, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? आपके 35 क्वेश्चन के आसपास जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो जीएमए का है, जिसको जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जीएमए के सिलेबस में या जीएमए के सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीएमए के सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो जीएमए के सेक्शन में सबसे पहले जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो आपका सीरीज एंड सीक्वेंसेस है, श्रेणी एवं अनुक्रम। सेकंड जो है वो इंसर्टिंग मिसिंग टर्म है, विलुप्त संख्याएं ज्ञात करना है या फिर आपके अल्फाबेट्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कोई आकृति दी रहेगी, उस आकृति से आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसको हम लोग घन और घनाभ कहते हैं। देन आफ्टर आपके पास है कैलेंडर, फिर क्लॉक है, डाइस है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है। देन आफ्टर क्या है आपका? सेट थ्योरी है। तो ये मानिए कि ये टोटल 10 टॉपिक है। इस 10 टॉपिक में से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कंपलसरी है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सीरीज एंड सीक्वेंसेस, इससे आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपका इंसर्टिंग मिसिंग टर्म, चित्र वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपका डाइस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वेन डायग्राम वगैरह से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल में यदि हम लोग बात करें तो ये आपके टोटल 10 टॉपिक हैं। इस 10 टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फिक्स है। हाँ, लेकिन बात होती है कि पहले किसे बनाना है और बाद में किसे बनाना है, ये चीज आपको समझना होगा। ठीक है, तो जो भी सबसे इजी पड़ता है सबसे पहले उसको ट्राई करना है और उसके बाद ही बाकी सब चीजों को ट्राई करना है। नहीं तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको प्रॉब्लम जो है वो एग्जामिनेशन में फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन के सीक्वेंसेस देखते हैं, जहां पर मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं पॉज लूंगा, आप उस समय में इसको बनाने का ट्राई करेंगे और यदि मान लीजिए नहीं बनता है तो उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन करूंगा उस सॉल्यूशन को आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं।
ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें जो नेक्स्ट जो टर्म है उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो टर्म है 14 है, 27 है, 52 है, 101 है और 198 है। आपको बताना है 198 के बाद क्या आएगा। ट्राई करिए आप लोग। ट्राई करिए और बताइए कि क्या आएगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 14 के बाद 27 है, 27 के बाद 52 है, 52 के बाद 101 है, ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो यदि हम लोग 14 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं और -1 करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा। 14 इंटू टू इज 28, 28 माइनस 1 इज 27, जो कि हमें मिल रहा है। ऐसे ही हमारे पास 27 इंटू टू है और माइनस हम क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहां पर हमें मिलेगा 54, 54 माइनस 2 दैट इज 52, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है 52 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3। तो 52 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 104, 104 माइनस 3 दैट इज 101, ठीक है। देन फिर हम देख रहे हैं कि 101 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस क्या हो रहा है 4। जब ऐसा कर रहे हैं तो 101 इंटू टू इज 202 माइनस 4 दैट इज 198। देन लास्ट में हमारे पास है 198 इंटू टू माइनस क्या हो जाएगा 5। तो 198 इंटू टू इज 396, 396 माइनस 5 दैट इज 391। इसीलिए फाइनल आंसर जो है वो आपका क्या है, 391, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक सीरीज है और ये सीरीज जो है वो कंटिन्यूएशन वाली सीरीज है। ऐसा ही एक प्रश्न एक साल आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने भी इस तरह का एक प्रश्न रखा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि जहां पर स्पेस मैंने क्रिएट किया है उस स्पेस की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। चलिए ट्राई करिए इसको। बहुत ही आसान प्रश्न है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। जब इस तरह का कोई प्रश्न होता है एग्जामिनेशन में और बनाने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि कुल कितनी टर्म है यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कुल मिलाकर कितनी टर्म है, 12। और फिर हमें यह भी देखना होता है कि जो सीरीज है उसमें किस तरह के प्रोसेस चल रहे हैं, मतलब कितने लेटर्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि 2 ही अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो हम लोग चाहें तो 3 के पेयर बना सकते हैं, 4 के पेयर बना सकते हैं। फिलहाल हमें दिख रहा है कि 3 का पेयर बन जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 का पेयर बनाया हुआ है। तो ये 3 का, ये 3 का और ये 3 का। और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि चीज़ें जो है वो क्या हो रही हैं, रिपीट कर रही हैं। जैसे यहाँ पर क्या आ सकता है, ए आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, बी आ सकता है, फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, ए आ सकता है, फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, बी आ सकता है। तो देख रहे हैं ए बी, तो ए बी करके कौन सा आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन जो है वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके अल्फाबेट से रिलेटेड आपकी सीरीज है और उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। एक बार आप ट्राई करिए और फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करिए, पॉज करिए और उसके बाद फिर हम देखते हैं।
जब भी अल्फाबेट की सीरीज होती है, ध्यान रखिएगा कि प्लेस वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सीरीज में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो सीरीज में 3 तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वही 3 तरह के प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिए हैं। पहला नंबर का सीरीज हो सकता है, दूसरा कंटिन्यूएशन वाली सीरीज हो सकती है, और तीसरा जो है वो अल्फाबेट पे हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि अल्फाबेट वाला जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम होता है और मैक्सिमम टाइम वो बन ही जाता है। ठीक है, हो सकता है कि कभी नंबर वाला सीरीज जो है वो टाइम टेकिंग हो जाए और जिसके कारण से आपको समय लग सकता है नंबर वाली सीरीज को बनाने में। तो कोशिश ये करें कि नंबर वाली सीरीज या ऐसे प्रश्न जिसमें ज्यादा समय लग रहा है उसे आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो उसे ज्यादा समय मिल पाएगा। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। हम देख पा रहे हैं एल की वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। एम की वैल्यू क्या होती है, 13। ओ क्या होता है, 15। पी क्या होता है, 16। ये 17। ये क्या होता है, 19। फिर टी क्या होता है, 20, 21, और ये क्या होता है आपका 23। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर आगे बढ़ते हुए ये +4 +4, तो आगे भी +4 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 24। 24 का मतलब क्या होता है, एक्स। ठीक, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें चीजें चेंज हो रही हैं, इधर भी हो रही हैं। तो 13 के बाद +4 +4, इसमें भी +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 25 का मतलब क्या हो जाएगा, वाई। और यहां पर बात करेंगे तो 5, उसके बाद क्या है, ये 4, 19, ये, और इसमें 4 करेंगे तो 27 आएगा। अब 27 का तो कोई लेटर होता नहीं है, तो 27 में कोई लेटर नहीं होता, इसका मतलब है कि 26 के बाद क्या आएगा, ए आएगा। इसीलिए हम लोग यहां पर क्या सेक्शन लेंगे, ए सेक्शन ले लेंगे। तो एक्स वाई ए हो जाएगा। तो एक्स वाई ए मत आपका पहला जो सेक्शन है वो क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पास इंसर्टिंग मिसिंग टर्म है। ठीक है, आपको इस चित्र में यहां जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्या आएगा वैल्यू। ठीक है, तो जरा ट्राई करिए इस क्वेश्चन मार्क में क्या वैल्यू आने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन मार्क में क्या वैल्यू आएगा, ट्राई करिए। इस तरह का जब प्रश्न आता है तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 26, तो इन दोनों में क्या प्रोसेस करेंगे कि 26 आए, ये आपको सोचना है। इन दोनों में क्या प्रोसेस करेंगे कि ये आए, यही प्रोसेस होता है जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वो जो 9 और 6 है, तो 9 - 6, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्यूब कर देंगे और -1 करेंगे। तो 9 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 8 - 1 कितना हो जाएगा आपका, मतलब 27 आएगा। 2 नहीं, 3 to the power 3 is 27, तो 27 - 1। ठीक है, ऐसे ही आप चाहें तो यहां भी कर सकते हैं। 12 - 8 पावर 3 - 1। तो ऐसा करने से आपको मिलेगा 12 - 8 to the power 3, मतलब ये कितना हो गया, 4। 4 to the power 3 is 64। 64 - 1 is 64 - 1 is, और यहां कितना आया था, 26। तो यही प्रोसेस आप यहां करिए। 12 - 10 होल टू द पावर 3 - 1, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 8। 8 - 1 is 7। ठीक है, 8 - 1 is 7, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न जो है वो आपके लिए लेकर आया हूं मैं इसमें, ताकि आप
चीज़ों को समझ पाएँ कि क्या हो रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। मतलब आप ट्राई करें, हो सकता है आपसे बने या ना बने। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यदि 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम में 1 से 2 मिनट में यदि बन जा रहा है तब तो ठीक है। लेकिन यदि 1 से 2 मिनट में से ज़्यादा समय लग रहा है तो आप फिलहाल स्किप करिए और दूसरे प्रश्न में जाइए। ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर ये मतलब जानबूझकर ऐसे प्रश्नों को बीच-बीच में डालता है ताकि आपका टाइम थोड़ा-सा क्या हो जाए, वेस्ट हो। आपको समझना है कि आपके टाइम की क्या कीमत है प्रश्न के दौरान। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड है। एक बार आप ट्राई करिए। संडे जो है, संडे को 18 लिखा गया है, मॉनसून को 21 लिखा गया है, ईयर को 12 लिखा गया है और बोला जा रहा है कि थर्सडे को आप क्या लिखेंगे? जरा ट्राई करिए और बताइए थर्सडे को आप क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान है ये प्रश्न। इसमें कोई भी प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर हो रहा है 6 गुणित 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 into 3, that is 21. 1, 2, 3, 4. 4 into 3, that is 12. इसका ये मतलब है कि जब हम थर्सडे की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 into 3, that is 24. तो इस प्रश्न का जवाब जो है वो क्या है? 24 है। ठीक है? चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी कूट भाषा में कंप्यूटर। यहाँ पे जो चीज लिखी गई है वो है कंप्यूटर, समझना आप, है ना? किसी कूट भाषा में इसे कंप्यूटर को इस तरीके से लिखा गया है। कैसे? ये आपको बताना है कि आप टेलीफोन को कैसे लिखेंगे। एक बार ट्राई करिए कैसे लिखेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। कोडिंग एंड डिकोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू पुट करना है। बिना प्लेस वैल्यू पुट किए हम लोग प्रॉब्लम को नहीं बना सकते हैं। ठीक है? तो जब हम देख रहे हैं इसमें कंप्यूटर वाले पार्ट में, ठीक, और वहां पर लिखा हुआ है आई वी जी, ठीक है, फिर आ रहा है एफ, फिर आ रहा है के, ठीक है, फिर एन आ रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है। ये हमारे पास है। ठीक, तो इस वाले फॉर्मेट में जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो है अपोजिट लेटर का फॉर्मेट। क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट दो पार्ट में है, एक ए से लेकर एम है और दूसरा एन से लेकर जेड है। हर एक लेटर का एक अपोजिट फॉर्मेट है। ठीक है? जैसे ए से लेकर यदि हम लोग एम तक की बात करते हैं तो एम का अपोजिट लेटर है एन और ए का अपोजिट लेटर क्या है? जेड। ऐसे ही यदि हम लोग बी के अपोजिट लेटर की बात करेंगे तो बी का अपोजिट लेटर क्या है? वाई है। ठीक है? तो अपोजिट लेटर कैसे याद रहेंगे? तो अपोजिट लेटर याद करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मेरा जो एक तरीका है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड।
अब कैसे याद रहेगा कि कौन से लेटर का क्या अपोजिट है? तरीके अपने हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैं याद करता हूं, जैसे आज, बॉय, 6, दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, जीटी, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, कप, लो, मन, ऐसा। ठीक, तो यहां पर जैसे हमारे पास अलग अलग है, सी का एक अपोजिट लेटर है, ठीक है, तो सी का क्या अपोजिट लेटर है? एक्स, तो आप देख रहे हैं यहां पर एक्स आ रहा है। ओ का, ओ का देखो कहाँ है वो, ओ का लो, तो ओ का यहां पर क्या आ गया? एल आ गया। ऐसे ही एम का मन, कप, फ्यू, जीटी, इवनिंग और इंडियन रेलवे। समझ रहे हैं? तो वैसे ही हमें टेलीफोन के लिए करना पड़ेगा। तो टी है तो यहां पर क्या आ जाएगा? टी के लिए यहां पर क्या आ जाएगा आपका? जी आ जाएगा, है ना? टी का जी, ई का वी, एल का क्या आ जाएगा? एल लो, एल ओ, ओ वी जी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? ई का वी, ठीक है, ई का वी। फिर पी का क्या आ जाएगा? कप, के, एच का हाई स्कूल, ओ का एल, एन का एम और ई का वी। तो वी एम एल एस, वी एम एल एस के, वी ओ वी जी। इसका मतलब क्या आंसर है आपका? ये आंसर है। अपोजिट लेटर तो है ही है, साथ में प्लेसेस को भी क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो प्रश्न है वो ब्लड रिलेशन से रिलेट करता है। हर बार आपके पेपर में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का देखने को देखा गया है ओवरऑल में, ठीक है। तो हम जब यहां देख रहे हैं तो यहां पे हमारे प्लस ब्लड रिलेशन में 3 तरह के प्रश्न हैं। यदि हम ओवरऑल में बात करें तो 3 तरह के प्रश्न ब्लड रिलेशन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट रिलेशन, सेकंड है इनडायरेक्ट रिलेशन और थर्ड जो है वो है एक्सप्रेशन। तो ये जो प्रश्न है उसको मैंने एक्सप्रेशन से लिया हुआ है, एक्सप्रेशन वाला प्रश्न है। और इनडायरेक्ट रिलेशन वाला भी एक प्रश्न होता है, वो भी मैंने लिया हुआ है। डायरेक्ट रिलेशन थोड़ा ज्यादा इजी होता है, इसीलिए फिलहाल मैंने उस प्रश्न को नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक्सप्रेशन वाले प्रश्नों में देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते समय आप सबसे पहले ये देखिए कि इन दोनों के बीच में क्या लगा है? क्रॉस। क्रॉस साइन का क्या मतलब होता है कि ए जो है वो बी का भाई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पी जो है, पी जो है वो किसका भाई हुआ? एस का। ये हो गया ब्रदर, ठीक। नेक्स्ट जो है वो आर प्लस पी, आर प्लस पी मतलब ये वाला, ठीक है। तो प्लस साइन का क्या मतलब है? बहन। इसका मतलब है कि यहां से कौन आ गया? बहन। आर जो है वो क्या है? सिस्टर हो गई, ठीक। फिर ये डिवाइड है। डिवाइड क्या इंडिकेट करता है? कि पति है। इसका मतलब कौन पति है? टी जो है वो पति है, हस्बैंड। फिर माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? पुत्री। इसका मतलब है कि क्यू इसकी क्या है? पुत्री है, डॉटर, ठीक। यहां तक आ गए हम लोग। फिर यू क्रॉस वी, तो यू क्रॉस का मतलब क्या होता है? भाई। इसका मतलब है कि यू जो है वो क्या है? ब्रदर है। फिर प्लस साइन का क्या मतलब है? कि बहन है, मतलब वी जो है वो उसकी क्या है? बहन है, सिस्टर है, ठीक। तो ये सारा चीज हमने ड्रॉ कर लिया है। आखिरी में पूछा जा रहा है कि पी का वी से क्या संबंध है? वी से, ये वी है, ये सब भाई बहन है, ये उसकी सिस्टर है और ये उसका हस्बैंड है। जाहिर मत, इसका मतलब है कि इसकी बहन के ये सब क्या हैं? बच्चे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वी इसको क्या कहेगा? मामा। इसीलिए आंसर क्या हो गया इसका? मामा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बनाइए। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष को देखते हुए कोई स्टेटमेंट कहा जाता है
या फिर किसी फोटोग्राफ को देखते हुए कोई स्टेटमेंट कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति विशेष को देख करके या किसी फोटोग्राफ को देख करके जब स्टेटमेंट कहा जाता है तो उसको एनालाइज करना होता है, बस और कुछ नहीं है। प्रश्न ये भी आसान होता है, ठीक है। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। ट्राई करिए। देखिए, क्वेश्चन में एक बोलने वाला पर्सन कौन है, रोहित, और इंडिकेट किसको कर रहा है, स्त्री को, ठीक है। तो वह मेरे पिता की पत्नी, इसका मतलब है रोहित होगा, ठीक है। रोहित के पिता, ठीक है। फिर उसकी क्या, पत्नी, ठीक है। वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र, यहां पर कौन आ गया, पुत्र, की पुत्री की ये क्या है, बहन है, ठीक। यही वो स्त्री है जिसके बारे में बात हो रही है। आप यदि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो यही वो स्त्री है जिसके बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। तो वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। यदि रोहित के पिता और उसकी पत्नी का यदि का यदि इकलौता बच्चा होता तो इकलौता बच्चा रोहित खुद होता, और यदि इकलौता बच्चा होता तो उस कंडीशन पे वो उसकी पुत्री होती, ठीक। लेकिन हो सकता है कि उसका कोई और बच्चा भी हो, तो उस कंडीशन पे रोहित उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे वो भतीजी का ऑप्शन आ जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में ये और ये दोनों है, और एक ऑप्शन दिया हुआ है डी जिसमें पुत्री अथवा भतीजी लिखा हुआ है, इसीलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री या भतीजी, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में आ सकते हैं आपके, बस आपको एक बार अच्छे से ट्राई करके रखना है ताकि प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमारे पास जो प्रश्न है वो डायरेक्शन का प्रश्न है। डायरेक्शन चाहे पेपर कितना भी टिपिकल रहा हो 2012 से लेकर के 2022 तक, लेकिन हमेशा डायरेक्शन से जो है वो क्वेश्चन एक दो करके हमेशा से रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग और बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि अनु और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अनु 35 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जाती है। तो फिलहाल हम जानते हैं कि अनु जो है वो कहां जा रही है, 35 मीटर दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। फिर वहां से पश्चिम की ओर मुड़ती है और 15 मीटर जाती है। पश्चिम की ओर मुड़ना मतलब इस तरफ, और ऐसे करके यहां पर कितना जा रही है वो, 15 मीटर जा रही है। फिर वहां से दाहिनी ओर मुड़ती है, तो ऐसे जा रही है, तो दाहिनी ओर मुड़ेगी मतलब ऊपर जाएगी, और कितना दूर जाती है वो, 45 जाती है। इसका मतलब यहां से लेकर के वो कहां जाएगी, पहले यहां जाएगी, ये 35 हो गया, और आगे और जाएगी कहां तक, 10 मीटर तक, ये हो गया। तो यहां पर कौन है अभी, अनु है, अनु, अनु ए पहुंची है, ठीक है।
उसी समय बिट्टू 25 मीटर उत्तर की तरफ जाती है, इसका मतलब यहां से वो 25 मीटर जा रही है तो ऐसे ऊपर जाएगी और यहां तक चली जाएगी वो, ये 25 मीटर हो गया। ठीक है, वहां से फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर जाती है, तो देख रहे हैं ये 15 मीटर है, तो ये भी एग्जैक्टली कहां जाएंगे, यहां पर जाकर के छोड़ेंगे, ये 15 मीटर हो गया और इस पॉइंट पे पहुंची, बिट्टू है। ठीक, तो कहा जा रहा है अनु की स्थिति से बिट्टू कहां पर है, अनु की स्थिति ये है और इसके हिसाब से हम बात करें ऐसा, तो अनु की स्थिति से बिट्टू जो है वो 15 मीटर क्या है, ऊपर है। ठीक है, 15 मीटर कहां रहेगा आपका, उत्तर में रहेगा, इसीलिए आंसर क्या होगा, बिट्टू अनु से 15 मीटर उत्तर की ओर है। तो इस प्रश्न का जवाब इस तरीके से आपको देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। देबू मध्य प्रदेश में रहता है, वह हिमालय पर्वत श्रेणी के सामने मुख करके खड़ा है, वह दाईं ओर चलता है और फिर से मुड़ जाता है, तो ऐसे प्रोसेस आपको बता दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है कि किस दिशा में वो जा रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है कि देबू मध्य प्रदेश में रहता है और वह हिमालय पर्वत श्रेणी के सामने मुख करके खड़ा है, वह दाहिनी ओर चलता है, दाहिनी ओर चलेगा, इसका मतलब है कि फिलहाल मान लेते हैं कि देबू यहां पर है। ठीक है, देबू यदि यहां पर है और वो दाहिनी तरफ मुड़ता है, थोड़ा दूर चलता है, तो ऐसे मान लो थोड़ा दूर चला दिया आप, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ेगा, तो दाहिनी ओर मुड़ेगा मतलब नीचे आएगा। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ा, फिर वो क्या करेगा, बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो कहां से चालू हुआ है, वह दाईं ओर चलता है, सबसे पहले तो ये दाईं ओर चला वो। ठीक है, फिर वो दाईं ओर चलता है तो फिर से दाईं ओर चला, उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ने का मतलब होता है कि ये इस तरफ जाएगा, ये बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है मतलब इस तरफ जाएगा। ठीक है, अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है मतलब इस तरफ जा रहा है, जा रहा है इस तरफ, तो जाहिर सी बात है ये पश्चिम की तरफ जा रहा है, और पश्चिम की तरफ जा रहा है तो इंडिया का जो मैप होता है उसके इस तरफ क्या मिलता है हमको, अरब सागर, इसीलिए वो किस तरफ जाएगा, अरब सागर तक जाएगा। यदि यही वो पूर्व की तरफ जा रहा होता तो हम कह सकते थे कि वो बंगाल की खाड़ी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का बहुत इजी क्वेश्चन है जो हम लोग देख रहे हैं। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो शेडो से रिलेटेड है और एग्जामिनेशन में जो है वो शेडो से प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है पीएससी में, बट है ये बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, शाम को सूर्यास्त होने के पूर्व दो व्यक्ति जी और एल एक स्थान पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि एल की परछाई जी के ठीक बाईं ओर पड़ती है तो जी का चेहरा किस तरफ है, आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि एक जी है और एक कौन है, एल। ये दोनों ऐसे दो व्यक्ति हैं जो आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये जी का लेफ्ट है, ये राइट है, ऐसे ही यहां पर जी है, ये एल है, ये क्या है, आर है। ठीक है, अब आप बताइए, शाम को सूर्यास्त होने के पूर्व जी और एल एक स्थान पर बातें करें, यदि एल की परछाई जी के ठीक बाईं ओर पड़ती है, एल की परछाई जी के ठीक बाईं ओर पड़ती है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जी की परछाई किस तरफ पड़ रही होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रही होगी। समझना, कहां पर पड़ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये परछाई है। तो यदि लाइट इधर से आ रही होगी तभी इधर पड़ रही है, तो इसकी भी परछाई जो है वो किस तरफ बनेगी, इस तरफ ही बनेगी। ठीक है, और ध्यान रखना शाम के समय की बात हो रही है, तो जी का चेहरा किस तरफ है, तो देखिए यदि किसी की परछाई लेफ्ट साइड पर बनती है तो लिखा है ना, एल की परछाई जी के ठीक बाईं ओर पड़ती है, तो एल की परछाई जी के बाईं ओर पड़ रही है, तो जी की खुद की परछाई भी उसकी बाईं ओर पड़ेगी। तो यदि हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें, कोई व्यक्ति यदि साउथ की तरफ देख रहा है शाम के समय, तो सन इधर रहेगा पश्चिम में, इधर से लाइट आएगी तो किधर बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। इसका मतलब है उसका फेस किस तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा। किस तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा। तो ये इमेजिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि यदि कोई डायग्राम है, ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति साउथ की तरफ है तो यदि लाइट इधर से आएगी तब उसकी परछाई किस तरफ बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। तो शाम के समय जी की परछाई लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है, समझ रहे हैं बात को, तो जी की परछाई यदि लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है, दैट मीन्स उसका फेस किस तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा। इसीलिए आंसर क्या हो गया, साउथ। जनरली इस तरह के प्रश्नों में साउथ और नॉर्थ, यही दो तरह के आंसर्स होते हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जीएमए का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लॉक भी है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो जीएमए के क्लॉक वाले रीजन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न जो है वो इमेज से रिलेट करता है, ठीक है, प्रतिबिंब से है। एक क्वेश्चन जो है वो एंगल से है, ठीक है, इमेज से है, एंगल से है। एक क्वेश्चन आपका टाइम से है, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो क्लॉक के स्लो और फास्ट होने से है। किससे है? स्लो और फास्ट होने से है। और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी इन तीनों प्रश्नों को नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में, बट हैं बहुत इजी, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स है। यहां पर क्लॉक के स्लो और फास्ट होने से रिलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है तथा दूसरी घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, ठीक है। यदि दोनों घड़ियों को एक साथ 3 बजे चालू किया जाए तो बताइए कितने घंटों के बाद ये दोनों घड़ियां क्या करेंगी? समान समय बताएंगी, आपको पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि एक सही घड़ी है, राइट क्लॉक, दो रॉन्ग क्लॉक है, तो दोनों रॉन्ग क्लॉक को हमने लिया। फर्स्ट रॉन्ग क्लॉक, सेकेंड रॉन्ग क्लॉक, और एक हम राइट क्लॉक ले रहे हैं ताकि वो सही समय बताए, ठीक है। इन दोनों क्लॉक को हमने 3 बजे चालू किया है, तो ये 3 बजे चालू कर दिया है। इसको भी हमने क्या किया है? 3 बजे चालू किया है, ठीक है। और इसको भी फिलहाल हम क्या करते हैं? 3 बजे चालू करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर एएम की बात हो रही है कि सुबह के समय हम लोग इसको चालू कर रहे हैं। कितने बजे चालू कर रहे हैं? सुबह के समय। यदि मान लीजिए हम लोग सुबह के समय इसे चालू कर रहे हैं और मैं आपको बोलता हूं कि यही सुबह का समय 3 बजे का कितने घंटों के बाद आएगा, तो आप कहेंगे सर 24 घंटे के बाद आएगा। कितने घंटे के बाद आएगा? 24 घंटे के बाद। लेकिन जब हम इस वाले पॉइंट को देखते हैं, यदि मान लो एएम पीएम ना हो, थोड़ी देर के लिए मानना कि इसमें एएम और पीएम नहीं दिया हुआ है। यदि एएम और पीएम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको इसको रिपीट करने में 12 घंटे लगेंगे। 3 बजे का समय कब आएगा? 12 घंटों के बाद आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको समझते हैं कि पहली घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि 4:10 का समय बताएगी 1 घंटे के बाद। और ये जो घड़ी है ये बताएगी 3:55 का, क्योंकि ये 5 मिनट क्या है? पीछे है। एक घड़ी 10 मिनट आगे है और दूसरी घड़ी जो है वो क्या है? 5 मिनट पीछे है। तो ये हो गया। लेकिन ये जो सही घड़ी रहेगी वो कितना समय बताएगी? सही घड़ी एग्जैक्टली कितना समय बताएगी? 4 बजे का बताएगी। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने मिनट का है? 15 मिनट का आ रहा है। तो 1 घंटे में कितने मिनट का डिफरेंस है? 15 मिनट का। तो 1 घंटे का डिफरेंस लाने में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि 15 मिनट को 4 बार करोगे तो 1 घंटा आएगा, और 1 घंटे को 4 बार करोगे तो 4 घंटा आएगा। तो 4 घंटे में 1 घंटे का डिफरेंस आया। तो यहां पर इस तरह के प्रश्नों में नोट डाउन कर लीजिए कि जब एएम और पीएम दिया हो तो आपको 24 घंटों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कितने घंटों का? 24 घंटों का। यदि एएम और पीएम ना दिया हो तो आपको 12 घंटों का डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 घंटे का डिफरेंस लाने में 4 घंटे लग गए। तो बताओ 12 घंटों का डिफरेंस लाने में कितने घंटे लगेंगे? तो 48 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 48। तो 24 घंटों का डिफरेंस लाने में कितने घंटे लगेंगे हमें? तो 24 घंटों का डिफरेंस लाने में हमें 96 घंटे लगेंगे, मतलब 96 आवर्स लगेंगे। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वो 96 है। इसी 96 में आपके पास 48 भी है। यदि 12 घंटों के हिसाब से बात करें तो 48 आएगा। दोनों ही आंसर्स वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब दो घड़ियां खराब होती हैं और उसके कंसेप्ट पे पॉइंट बनता है तो उस हिसाब से हमें ये करना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो वीडियो को थोड़ा पॉज करिएगा, थोड़ा समय लीजिएगा और उसके बाद उसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में कभी आए नहीं है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह का कोई भी प्रश्न अभी तक नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा प्रश्न है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का एक बार प्रश्न आ चुका है आपके पेपर में, ठीक है। ये जो प्रश्न अभी हम बना रहे हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं वो क्लॉक के स्लो और फास्ट होने से हैं, ठीक है। एक घड़ी जो समान रूप से तेज हो रही है, मंगलवार को सुबह 10 बजे 5 मिनट धीमी देखी गई, दूसरी सुबह 11 बजे देखा गया कि वो 5 मिनट तेज थी, ठीक है। बनाने के लिए प्रश्न को बहुत ही कम टाइम में बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा समझाना है करके मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपको यदि पता है कि इस तरह के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर आगे आप ट्राई करिए, ठीक है। तो पहले घड़ी जो है वो 5 मिनट क्या है, स्लो है, तो यहाँ -5 लिख दिया, और फिर 5 मिनट फास्ट है, इसीलिए मैंने +5 लिख दिया। ये मैंने ट्यूसडे की बात की, ट्यूसडे सुबह 10 बजे, और अगली सुबह की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वेडनेसडे 11 बजे, ठीक है। वेडनेसडे क्या होगा, 11 बजे हो जाएगा। तो इस हिसाब से यदि मैं बात करूं तो 5 मिनट स्लो है, 5 मिनट फास्ट है। इसका मतलब ये एक ऐसा समय होगा जब घड़ी ना तो फास्ट रही होगी ना तो स्लो रही होगी, और आप कह सकते हैं कि घड़ी ने क्या किया है, सही समय बताया है, ठीक है। क्लियर? कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि पहले 5 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेवल की, फिर 5 मिनट में और एक्स्ट्रा ट्रेवल की। इसका मतलब है कुल मिलाकर बात करो तो घड़ी ने 10 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। कितने घंटों में ये 10 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तो आपको मिलेंगे 25 घंटे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि क्लॉक ने जितना भी मतलब धीमी थी उतने मिनट की ही वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है कि आपको निकालना है कि 5 मिनट में घड़ी कितने घंटे एक्स्ट्रा ट्रेवल, मतलब कितना घंटा एक्स्ट्रा ट्रेवल, कितने घंटे ट्रेवल करने से 5 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं 12 घंटे 30 मिनट, 12.5 आएगा। 12.5 का मतलब होता है 12 घंटे 30 मिनट। इस 12 घंटे 30 मिनट को आपको क्या करना है, इस ट्यूसडे वाले में ऐड कर देना है, 12.5 आवर्स। जब आप 12.5 आवर्स ऐड करेंगे तो 12 घंटे ऐड करेंगे तो रात के 10 बजेंगे, और आधे घंटे और ऐड कर देंगे तो रात के 10:30 बज जाएंगे। तो मंगलवार रात 10:30 बजे जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मंगलवार रात 10:30 बजे जो है वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो क्लॉक से रिलेटेड इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो काफी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को प्रैक्टिस एक बार करिएगा। कभी कभी मिनट के साथ सेकंड में भी हो जाता है, जैसे यहां पर मान लीजिए 5 मिनट दिया है तो 5 मिनट 30 सेकंड, इधर मान लीजिए 5 मिनट 50 सेकंड, ऐसा भी बोल सकता है। तो सभी को जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे ना, या तो पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा या तो पूरे को सेकंड में कर लीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने मिनट ये स्लो रहती है ना, उतने मिनट या उतने सेकंड के लिए ही हमें कैलकुलेट करना होता है हमेशा, क्योंकि हमें घड़ी को ये देखना है कि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन से यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है उसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे जो प्रश्न है वो पासे की 4 स्थितियां आपको बताई गई हैं। उस 4 स्थितियों में आपको जानना है कि डी के विपरीत क्या है, ठीक है। यहां पर मैंने वो डायग्राम थोड़ा सा मतलब उस तरीके से नहीं था, इसलिए मैंने यहां पे डायग्राम अलग से बना दिया। तो आपको सबसे पहले रूल पता होना चाहिए। रूल ये कहता है कि यदि दो डाइस में यदि दो दो नंबर समान है या अल्फाबेट समान है, तो देखिए सी और ए और सी, इसका मतलब है कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जब हम इन दोनों में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं सी है, यहां भी सी है, यहां ई है, यहां भी ई है, इसका मतलब है ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। तो दो डाइस में यदि दो नंबर समान है और तीसरा नंबर या अल्फाबेट अलग अलग है तो वही एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। फिलहाल आपको पूछा है कि डी के सामने क्या है, डी के सामने का मतलब है कि डी के अपोजिट ही पूछ रहा है आपसे, और डी के अपोजिट हमने जो फाइंड आउट किया वो क्या है, ए। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारे पास प्रश्न है वो आपका घनाभ का प्रश्न है, और काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट आपको इस प्रश्न को बनाने में हो सकता है कि थोड़ी सी तकलीफ हो, क्योंकि बिना डायग्राम के ये प्रश्न बनेगा नहीं, ठीक है।
तो मैं बना देता हूं, यदि आपको पता है तो इसे पॉज करके जरूर बनाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 10 क्रॉस 2 क्रॉस 8 सेंटीमीटर का घनाभ है, ठीक है। उसे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और z इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये पार्ट्स हैं, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे घनाभ को, विड्थ के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हाइट के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल हम एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास है 10 क्रॉस 2 क्रॉस 8, 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और यहां पर है 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। यहां पर क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, 2 है तो ये 2 है, 2 है तो ये भी 2 है, 8 8 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। लेंथ के अकॉर्डिंग 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका मतलब है कि इसे कितने भाग में कट करना पड़ेगा, कितने बार कट करना पड़ेगा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कितने भाग में डिवाइड हुआ ये 5 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है। विड्थ के अकॉर्डिंग कोई भी कट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक ही पार्ट में डिवाइड करना था। हाइट के अकॉर्डिंग 4 भाग में है, तो 4 भाग में होने का मतलब है कि हमें उसे कितने भाग में डिवाइड करना पड़ेगा 3। तो 1 2 3 4, तो देखो 4 हो गया, ठीक। अब इसको आप ऐसे मिला लो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 क्रॉस 2 सेंटीमीटर माप के दो फलक को लाल रंग से किया गया है। 10 क्रॉस 2, इसका मतलब ऊपर वाला सरफेस किस कलर से हो जाएगा, रेड से, ये रेड हो गया, ठीक। और उसके बाद कहा गया है कि 10 क्रॉस 8 वाले दो फलक को नीले रंग से, तो 10 क्रॉस 8 मतलब ये है, ये ब्लू कलर से, तो ये पूरा क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक। यहां पर जो फलक है उसको किससे किया गया है, ग्रीन से, ठीक, ग्रीन से किया गया है। तो ये सारा चीज हो गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कम से कम एक फलक में लाल हरा या नीले रंग वाले घनों की संख्या। तो लाल हरे या नीले रंग वाले घनों की संख्या की बात करेंगे तो लाल वाले निकालेंगे तो यहां पर कितने आ जाएंगे आपके 5, नीचे भी कितने हैं 5, तो 5 और 5 कितने हो गए 10। यहां पे बात करेंगे तो 4 है तो इस तरफ भी कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 कितना हो गया आपका 8, ठीक है। तो 10 और 8 18, बट यहां पर जो सेक्शंस हैं वो रिपीट भी कर रहे हैं,
इसीलिए इसको जब सम करोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कुल मिलाकर के कितने आएंगे आपके? 20 आएंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो 20 है, ना कि 30 है। ठीक है, बीस। ठीक है, फाइनल जवाब क्या है उसका? 20 है। चलिए आगे देखते हैं। उन घनों की संख्या ज्ञात की जिसके किसी भी फलक पे लाल या हरा रंग नहीं होना चाहिए। तो लाल या हरा रंग नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन पर जब आप देखेंगे तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? लाल जो नहीं है, हरा जो है वो भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बचा आपका? ये भी गया, ये भी गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? ये 6 बचा। इसीलिए नेक्स्ट वाले प्रश्न का जवाब जो है वो क्या है? 6 है। ठीक है, नेक्स्ट वाले प्रश्न का जवाब क्या है? 6 है। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए कि एक बढ़ई को एक ठोस ठोस घन दिया गया है और वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर देता है। इस क्रम में घन को कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचता है। उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई के लिए 7.5 रुपए मिलते हैं और इस प्रकार वह कुल 135 रुपए की मजदूरी करता है। ध्यान रखिएगा, यदि हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब चाहिए तो हमें हमेशा n⁻³ चाहिए रहेगा, और n की वैल्यू के लिए टोटल नंबर ऑफ कट जो है उसका फॉर्मूला होता है 3 ब्रैकेट में n-1। तो टोटल नंबर ऑफ कट कैसे निकालेंगे? 135 रुपए दिया गया है 7.5 रुपए के हिसाब से, तो इससे आएगा आपका 18। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 18 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यहाँ n-1, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 7। इस 7 को यहाँ पुट करिए, 7⁻³ दैट इज 343। इसीलिए आंसर क्या हो गया आपका? 343। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर जब आप क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि आयत जो है वो लैपटॉप का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार आप ट्राई करिए, प्रश्न बहुत इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या आएगा? 23 आएगा। ठीक है, लिखा है ऐसे निवासियों की संख्या ज्ञात की जिसके पास लैपटॉप नहीं है। तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये लैपटॉप को बताता है, किंतु एक टैबलेट है और किंतु एक स्मार्टफोन है, बट दोनों नहीं है। तो 7 और 16 कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निवासियों को आपको जानना है जिसमें कम से कम 2 उपकरण हैं। तो कम से कम 2 उपकरण मतलब 15, 11 और 22। तो 11 और 22 कितना हो गया? 33। 33 और 15 कितना हो गया? 48। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते बस आप समझ जाएं कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब ये आपका प्रश्न है 10 जून 2002 को कौन सा दिन था? ठीक है, 10 जून 2002 को कौन सा दिन था? तो 10 जून 2002 को याद रखने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं अपने अपने। ठीक है, तो 10 जून 2002 के लिए यदि हम मेथड की बात करें तो सबके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। जैसे मेरा जो मेथड है वो थोड़ा अलग है। वन 44 0 25 0 36 146। अब वही है कि जिस मेथड से मैं आपको बताऊंगा वो मेथड आपको कितना समझ में आएगा नहीं आएगा उसका वाला थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि सबके अलग अलग मेथड्स हैं, बुक में थोड़े अलग मेथड दिए हुए हैं। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कोड्स दिए गए हैं ये मंथ के कोड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है 10th ऑफ जून, तो ये 10th हो गया।
ये हमारे पास क्या हो गया, जून हो गया, और फिर हमारे पास है 2002। सबसे पहले इस 10 को हम लोग उतारेंगे, तो यहां 10 उतार दिया। जून का कोड लिखने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून का कितना आ गया, 5। ठीक, ये 02 है, तो यहाँ 02 आ जाएगा। फिर ये 02 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसका भागफल कितना आ रहा है, फिर हम -1 कर देंगे। ठीक है, -1 इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे पास एक कोडिंग टेक्निक है जिसके बेसिस पर हमें इसे करना होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, 7। तो देख पा रहे हैं, ये तो कोशिएंट लेना है, और कोशिएंट में भी हमें क्या लेना है, पूर्णांक लेना है। क्या लेना है, पूर्णांक। 10 5 15, 15 2 कितना हो गया, 17। 17 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। 16 को आप 7 से भाग देंगे, तो जब 16 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2। 1 होने से संडे होता है, तो 2 होने से क्या हो जाएगा, मंडे। तो फिलहाल आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, मंडे। ठीक है, तो यदि आपको इस मेथड को समझना है, तो इस मेथड को समझने के लिए फिर मुझे पूरा डिटेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहें तो कर सकते हैं। ये कोड तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा है, तो ध्यान रखिएगा ये नॉन लीप ईयर के लिए है। ऐसे ही हमारे पास लीप ईयर के लिए भी है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से जाना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो है x की वैल्यू, और फिर हमारे पास वो जो शेषफल वाला बात है वो है। तो देखो x की वैल्यू कैसे चॉइस करना है मैं आपको बताता हूँ, और फिर डे कैसे चॉइस करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आएगा सेंचुरी ईयर, यहाँ पर आएगा x का वैल्यू, यहाँ पर हम 1900 लेंगे, यहाँ पर हम 2000 लेंगे, यहाँ पर हम 2100 लेंगे, ये हम 1800 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम 1700 लेंगे। ठीक, ये हमने 0 लिया, ये -1 है, -3 है, यहाँ पर हम +2 लेंगे और +4 लेंगे। आगे जाएंगे तो हम -5 ले सकते हैं, इधर आएंगे तो हम लोग +6 ले सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि 10 जून 2022 है, तो ये 10 को हमने उतारा। फिर जून का कोड लिखा, तो जून का कोड क्योंकि 2002 जो है वो नॉन लीप ईयर है, इसीलिए जून का कोड हमने क्या लिया, 5 लिया, 5 लिख दिया। 2002 के लास्ट 2 डिजिट को हमने यहाँ पर उतार दिया, फिर इसी लास्ट 2 डिजिट को डिवाइडेड बाय 4 किया। ध्यान रहे जब भाग देंगे आप तो भागफल लेना है, कोशिएंट, और वो जो कोशिएंट आएगा वो कोशिएंट हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। मान लीजिए कि सॉल्व करते समय आपका जवाब आ रहा है 2.3, तो आपको 2 लेना है। 2.99 भी आ जाएगा तब भी आपको 2 ही लेना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या हो गया आपका -1। ये -1 इसलिए आ रहा है कि 1900 से लेकर के 1999 तक की सभी वैल्यू के लिए 0 लेना है। 2000 से लेकर 2099 तक की सभी वैल्यू के लिए क्या लेना है, -1। इसीलिए 1800 से लेकर के 1899 तक की सभी वैल्यू के लिए क्या लेंगे, +2, ऐसा है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, -1 लिया। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे है रिमाइंडर और यहाँ पर है डे। ठीक, तो रिमाइंडर 1 होने से संडे, 2 होने से मंडे, 3 होने से वेडनेसडे, 4 होने से थर्सडे, 5 होने से फ्राइडे, 6 होने से सैटरडे, और 0 होने से क्या हो जाएगा, मंडे के बाद यहाँ गड़बड़ा गया ना भाई थोड़ा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो फिलहाल हमारा 2 आया था, 16 को 7 से भाग देने से शेषफल कितना आएगा, 2। 2 आने से क्या हो जाएगा, मंडे। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, मंडे। अब क्योंकि ये टेक्निक आपको समझानी है इसीलिए हमारा इतना समय लग रहा है, अदरवाइज हम डायरेक्ट बना सकते थे प्रॉब्लम को। ठीक है।
चलिए आगे देखिए इसका। तो जो भी मेथड आपका है 10th ऑफ अगस्त, ठीक है, 1955, उसे वो क्या कह रहा है कि वो क्या है, थर्सडे है। और हमारे पास है 22 अक्टूबर, ठीक है, वो क्या है आपका 1993। ये कौन सा दिन होगा आपको पूछा जा रहा है रेफरेंस से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 10th ऑफ अगस्त, तो 10th प्लस अगस्त का कोड हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पिछला देख लेते हैं 10th, 10 प्लस है, ठीक है। अगस्त का कोड हमारे लिए क्या था, जैसे हमने लिखा था 144 0 25 0 36 146, ठीक है। तो इसका चाहिए, अगस्त का चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 3 आ गया। तो अगस्त का 3 आ गया, प्लस 55 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 55, भागित क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 0, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग 7। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 1 और 5, 4 तिया 12, 13 आ गया, ठीक है। तो 55 और 10 कितना हो गया आपका, 55 और 10, 55 और 10 65, 65 और 3 कितना हो जाएगा आपका 68, 68 यहाँ से 2 दिया तो ये क्या आ जाएगा 81, 81 को आप 7 से भाग दीजिए तो 7 एकम 7, और फिर यहाँ पर कितना आ गया 4, 4 आने का मतलब है आपका आ जाएगा वेटनेसडे। देखा था हमने, 1 आने से संडे, 2 आने से मंडे, 3 आने से वेटनेसडे, 1 आने से संडे, 2 आने से मंडे, 3 आने से ट्यूसडे, तो 4 आने से क्या होगा वेटनेसडे हो जाएगा। तो 4 आपका ये वेटनेसडे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक्चुअल क्या आ गया आपका वेटनेसडे, ठीक है। ऐसे ही आपको 22 अक्टूबर का निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 22 प्लस अक्टूबर के लिए कहाँ तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का कितना हो गया 1, ठीक, प्लस 93, प्लस 93 डिवाइडेड बाय 4, और प्लस क्या हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाय क्या किया आपने 7 कर दिया। तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 23, ठीक है। तो इनको ऐड करें, 3 और 3 6 7 8 9, तो यहाँ 9 आ गया। 2 और 1 3, ठीक है, 2, देखो 9 2 11 12 13 14, कितना आएगा, ये 23 है ना, तो 2 यहाँ से आ गया, 9 2 11 12 और 13, तो यहाँ पे आ गया 139, डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। 6 मतलब क्या होता है, फ्राइडे होता है, 6 मतलब क्या होता है फ्राइडे, तो यहाँ क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो ये वेटनेसडे एक्चुअल है, वेटनेसडे एक्चुअल होने से यहाँ पे क्या आ गया आपका थर्सडे आ गया, तो फ्राइडे एक्चुअल होने से जस्ट इसके बाद क्या आ जाएगा सैटरडे आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका सैटरडे। चलिए आगे देखते हैं, डाइस का बड़ा छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, देखिए फोल्ड करेंगे, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू,
इस तरह का कोई भी प्रश्न अभी तक सीजीपीएससी में आया तो है, बट थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में आया हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ये भी है, इस डाइस को देखना है और ये देखना है कि ए और बी की जगह पर क्या हो सकता है। ठीक, तो जैसे दो डाइस को हम कंपेयर करते हैं, इसको और इसको, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है। तो यदि एक नंबर कॉमन हो और डिफरेंट सरफेस पे कॉमन हो तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो पहले क्या लिखोगे? 1, फिर क्या लिखोगे? 4, फिर क्या लिखोगे? 6। इसको रोटेट करोगे तो पहले क्या लिखोगे? 1, फिर क्या लिखोगे? 3, फिर क्या लिखोगे? 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो 6 का अपोजिट, 4 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका सीधा सीधा मतलब है जो भी सरफेस अपोजिट है वो कभी भी आसपास नहीं हो सकता। तो 5 का अपोजिट क्या दिख रहा है हमको? 1 दिख रहा है। तो ए और बी की कोई भी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 है, नहीं हो सकता, यहाँ पर 1 है, नहीं हो सकता, यहाँ पर 1 है, नहीं हो सकता। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? ये। फिलहाल मानते हैं कि 2 और 3 हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ हम क्या रखते हैं? 3। अब 2 का अपोजिट क्या है देख लीजिए, 2 का अपोजिट 6 है, क्या है यहाँ पर? नहीं है। फिर हम देख रहे हैं कि 3 का अपोजिट क्या है? 4 है, क्या यहाँ पे? नहीं है। 5 का अपोजिट क्या है? 1 है, क्या यहाँ पे? नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब जो प्रश्न हम देखने जा रहे हैं वो आपका सेट थ्योरी का प्रश्न है। ठीक है, लिखा है एक डिग्री कॉलेज में 50 लड़कियों की भर्ती हुई। कुछ लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं, कुछ लड़कियां केवल हिंदी बोल सकती हैं। ठीक है, 10 लड़कियां अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकती हैं। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरह से बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास हिंदी और यहां पर हमारे पास इंग्लिश। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 लड़कियां अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकती हैं, तो मतलब यहां पर आप क्या लिखेंगे? 10। ठीक, फिर लिखा है कि यदि अंग्रेजी बोल सकने वाली लड़कियों की संख्या 21 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? 21 हो गया। यदि ये 21 है मतलब ये पूरा सर्कल कितना हो गया? 21। 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? इन तीनों का सम जो है वो 50 के बराबर है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहां पर 29 आएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम किसके बराबर है? 50 के बराबर है। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट यहां पर यह है कि आपको पूछा जा रहा है कितनी लड़कियां हिंदी बोल सकती हैं। तो 29 + 10 क्या हो जाएगा? 39। ये हिंदी बोल सकती हैं तो यहां पर क्या हो गया? 39 हो गया। ठीक है, इसके जस्ट बाद जब हम बात कर रहे हैं तो आगे देख रहे हैं नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि कितने केवल हिंदी बोल सकते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले आपको दिख रहे हैं कि यहां पर 29 है, तो यहां पे क्या आ गया? 29 आ गया। फिर लिखा गया है कि कितने केवल हिंदी बोल सकते हो गया, कितने केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो वो कितना हो गया? 11 हो गया। तो यहां पर क्या हो गया आपका? 11 हो गया। तो 39, 29 और 11, तो 39, 29 और 11 ये ए ऑप्शन है, यही आंसर होगा। काफी अच्छा प्रश्न है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएगा ये। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करिए, काफी अच्छे प्रश्न हैं जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आज की क्लास का सबसे आखिरी प्रश्न देखते हैं। ये 3 सर्कल वाले प्रॉब्लम का हिस्सा है। ठीक है, यहां पर कितने सर्कल है? 3 सर्कल है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है
तीन अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है, पहले मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो मैथ्स कितना है? मैथ्स बोला है 43%, तो ये 43% मैथ्स हो गया। फिजिक्स बोला गया है 52%, तो यहां पर 52% क्या हो गया? फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री बोला गया है 52%, तो 52% क्या हो गया? केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, केवल 8 छात्र जो हैं वो तीनों विषय पढ़ते हैं ऐसा बोला गया है, इसका मतलब ये 8% यहां आ जाएगा। ठीक है, 14% जो है वो गणित और भौतिकी है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 14% आ जाएगा। ठीक, फिर 21% गणित और रसायन है, तो ये 21% यहां पर आ जाएगा, 21% गणित और रसायन। लास्ट में आपका दिया है 20% जो है वो आपका भौतिकी और रसायन है, तो यहां पर 20% आ गया। ठीक, अब हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 14 के इक्वल है, इसका मतलब यहां पर कितना आएगा? 6%। 14 में 8 माइनस किया 6, 21 में 8 माइनस करोगे तो यहां पे आ जाएगा 13% आएगा। केवल मैथमेटिक्स में पास होने वाले लोगों की संख्या पूछी गई है आपसे, तीनों को ऐड करिए। जब तीनों को आप ऐड करेंगे और इससे माइनस करें, तो 43 में पहले 13 माइनस करोगे तो 30, 30 में से 8 माइनस करोगे 22, 22 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 16। कितना हो गया? 16। तो केवल गणित में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ये आपसे पूछ रहा है, केवल गणित में। ठीक है, तो केवल गणित में पूछे गए तो 200 लोग हैं, तो 100% पूरे हैं, तो 100% यदि 200 लोगों के बराबर है, समझना। ठीक है, तो 16% का क्या होगा? 32। ठीक है, तो फिलहाल हम एज्यूम कर रहे हैं कि उस कंडीशन पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। देखो 16 भी दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि इसने ये बता दिया है ना, इसीलिए यहां पर क्या है? केवल गणित में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, प्रतिशत में नहीं बोला। यदि परसेंटेज में बोला होता तो आपका 16 आंसर आता। ठीक है, आई होप आपको ओवरऑल क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए इस तरह के प्रश्नों का। ठीक है, बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को, और राजपूत ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल भी है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ऐप में जा सकते हैं, ऐप में एक्स्ट्रा स्टफ में जाना है, और एक्स्ट्रा स्टफ में जाने के बाद आपको वहां पर यूट्यूब पीडीएफ देखने को मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला का जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो क्लास 2 रहेगा, जिसमें हम लोग एआर के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।